हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल बेसिक स्टडी नोट। दिस इज संजय सैनी। स्टूडेंट, आज जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होने वाला है वो क्लास 10 वाणिज्य से रिलेटेड रहेगा। इसमें आज हम नया टॉपिक बताएंगे जो कि हमारा एग्जाम में आने वाला है। तो ये टॉपिक हमारा चैप्टर 10 से देसी व्यापार से रिलेटेड रहेगा। इसमें मैं आपको क्वेश्चन भी बताऊंगी कि एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चन बनकर आते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो आप कंटिन्यू देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। सबसे पहले है यहाँ पर व्यापार से आज से व्यापार तथा वाणिज्य में अंतर, व्यापार के प्रकार, देशी एवं विदेश व्यापार की तुलना, देशी व्यापार के सौदे की गतिविधि तथा अथवा देशी व्यापार का क्षेत्र, सड़क परिवहन द्वारा माल भेजना, जल एवं वायु परिवहन द्वारा माल भेजना, रेलवे द्वारा माल भेजना या फिर क्या रेलवे बिल्डिंग इनमें साध्य प्रलेख है। तो स्टूडेंट, ये हमारे आज के टॉपिक रहेंगे। इस टॉपिक को आप अच्छे से समझिएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि व्यापार से क्या आशय है। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन क्या बन के आता है, व्यापार से क्या आशय है। ये इंपॉर्टेंट है हमारा टॉपिक, क्योंकि हमसे ये शॉर्ट में पूछ लिया जाता है, तो ये बताना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले लाभार्जन के उद्देश्य से वस्तु का उत्पादन, निर्माण या क्रय करके उनको बेचना व्यापार कहलाता है। व्यापार वाणिज्य का एक अभिन्न अंग है तथा केंद्र बिंदु भी है। तो इसके अंतर्गत वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन, सेवा करने की क्रिया करके उपभोक्ता को उनका विक्रय किया जाता है। ठीक है, अब इसमें मैं आपको बता दूं स्टूडेंट, जो सबसे ज़्यादा मेन टॉपिक पूछा गया है, जब कोई हम माल को क्रय करते हैं तो उसको बेचा भी जाता है और जो बेचा जाता है उसको खरीदा भी बहुत जरूर जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो मेन टॉपिक है, किसी लाभार्जन उद्देश्य से व्यापार का आशय है। ठीक है, व्यापार का आशय क्या है, लाभार्जन उद्देश्य से वस्तुओं का क्रय और विक्रय करना व्यापार कहलाता है। तो सबसे मेन पॉइंट आपका ये है, आपको समझ में भी आ गया होगा। फिर उसके बाद में स्टूडेंट एक टॉपिक आपका ये भी आप लिख सकते हो एग्जाम में, पीटरसन एंड प्लाउमैन के अनुसार। तो व्यापार से आशय उस क्रिया से है जिसमें विभिन्न व्यक्ति उपयोगी वस्तुएं और सेवाओं का पारस्परिक लाभ के लिए विनिमय करते हैं। तो स्टूडेंट, हमारा जो विनिमय करते हैं वो किस तरीके से करते हैं, पीटरसन और प्लाउमैन के द्वारा ये बताया गया है कि ये भी लाभ अर्जन के यानी कि वस्तु और सेवाओं का पारस्परिक क्रिया और विक्रय करके लाभ को उपार्जन किया जा सकता है, लाभार्जन किया जा सकता है। ठीक है, सेकंड नंबर पे स्टूडेंट आता है व्यापार तथा वाणिज्य में अंतर। अब इसका सबसे पहले आशय मैंने अभी बताया, लाभार्जन के उद्देश्य से किया जाने वाला क्रिया और विक्रय को ही व्यापार कहते हैं, और वाणिज्य किसे कहते हैं, वस्तु और क्रिया विक्रय को विनिमय वितरण करने को वाणिज्य कहा जाता है। स्टूडेंट, ये टॉपिक आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है। आपसे पूछा जाता है कि व्यापार और वाणिज्य में क्या अंतर है, एग्जाम में पूछा जाता है और आने वाला क्वेश्चन भी है। तो स्टूडेंट, इसे आप ध्यान से समझिएगा, पढ़िएगा, और ये आप अपने नोट्स में भी बना करके लिख सकते हैं। आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है एग्जाम के टॉपिक में। उसके बाद देखिएगा धारणा, व्यापार एक संकुचित धारणा है, वाणिज्य एक क्या है, विस्तृत धारणा है। थर्ड नंबर पे है हमारा आधार या निर्भरता। अब जो व्यापार है वो वाणिज्य की आधारशिला होती है। ये क्यों होती है, क्योंकि वाणिज्य जो होता है वो हमारे क्रिय विक्रय विनिमय और वितरण से वाणिज्य से रिलेटेड होता है, इसलिए व्यापार वाणिज्य की आधारशिला कहलाता है। उसके बाद वाणिज्य का विकास व्यापार की प्रगति पर निर्भर करता है कि व्यापार हमारा कितना अच्छा चल रहा है, कितना अच्छा नहीं चल रहा है, उसकी क्रिय विक्रय पर पता चलता है। उद्गम, अब उद्गम व्यापार का प्रादुर्भाव वस्तु विनिमय से हुआ है और वाणिज्य का उद्गम व्यापार से हुआ है, यानी कि दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हैं। कारण है, व्यापार का विकास मुद्रा के माध्यम से होता है, वाणिज्य का विकास उद्योगों के सतत प्रगति के परिणाम स्वरूप हुआ है। 6 पॉइंट है, संगठक व्यापार के प्रमुख अंग क्रिय एवं विक्रय है, वाणिज्य के प्रमुख अंग व्यापार एवं व्यापार के सहायक है। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद देखिएगा स्टूडेंट व्यापार के प्रकार। अब व्यापार के प्रकार 2 टाइप्स के होते हैं स्टूडेंट, देशी व्यापार और विदेशी व्यापार। ठीक है, तो ये भी हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आपसे हर बार पूछा जाता है कि देशी व्यापार क्या होता है, विदेशी व्यापार क्या होता है। ठीक है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली से आपको मैं समझाऊंगी, बहुत आसान है। अगर आप ध्यान से समझिएगा, वीडियो को कंटिन्यू देखेगा, तो आपको इतना ज़्यादा बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको मेरी बात याद रहेगी एग्जाम में कि मैंने आपको ये चीज़ क्या बताई थी। ठीक है, तो पहला पॉइंट है देशी व्यापार से आशय जब वस्तुओं के खरीदने तथा बेचने वाले दोनों एक ही देश में रहते हैं। ठीक है, तो उनके मध्य में होने वाला व्यापार देशी व्यापार कहलाता है। आपको समझ में आया, जब एक ही देश में हम क्रिया और विक्रय कर रहे हैं वो हमारा देशी व्यापार कहलाता है, और देश के आंतरिक सीमाओं के अंदर जो काम किया जाता है वो भी देशी व्यापार होता है। तो स्टूडेंट, कैसे होता है, जैसे मेरठ व आगरा के बीच में कोई व्यापार चल रहा है, या फिर उत्तर प्रदेश व दिल्ली के बीच में व्यापार देशी व्यापार कहलाएगा। ठीक है, तो ये हमारे आंतरिक और अंतर्देशीय क्षेत्रीय व्यापार भी कहलाते हैं।
उसके बाद में इसके भेद भी होते हैं स्टूडेंट। अब भेद कैसे होते हैं, जैसे स्थानीय व्यापार। स्थानीय व्यापार किसे कहते हैं, ऐसे व्यापार जो एक स्थान पर विशेष तक ही सीमित होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, स्थानीय व्यापार। आपने देखा होगा जो साग सब्जी वाला है, दूध दही वाला है, ताजे फल फ्रूट बेचने वाला है, उनकी एक सीमित होती है कि वो केवल वहीं ही कर सकते हैं अपना व्यापार और कहीं नहीं कर सकते हैं जहां वो करना चाहते हैं, तो वो बोलते हैं स्थानीय व्यापार। उसके बाद भी सेकेंड नंबर पे दे रखा है राज्य व्यापार। ऐसा व्यापार जो केवल एक राज्य की सीमाओं तक सीमित हो, राज्य व्यापार कहलाता है। जैसे मुजफ्फरनगर, मेरठ, एटा, लखनऊ, यानी कि एक ही राज्य में जो काम किया जा रहा है वो राज्य व्यापार होता है। अंतर्राज्य जो एक ही देश की सीमा के अंदर विभिन्न राज्यों के बीच होता है, तो वो स्टूडेंट हमारा क्या कहलाता है, अंतर्राज्यीय व्यापार कहलाता है। जैसे कि उत्तर प्रदेश व महाराष्ट्र, पंजाब, बिहार, गुजरात, असम बीच में, ठीक है। तो अब स्टूडेंट यहाँ पर आपने देखा कि जो असम के बीच में जो व्यापार होता है, ठीक है। नेक्स्ट में दे रखा है देशी व्यापार के अंग। देशी व्यापार के भी कुछ अंग होते हैं, जैसे देशी व्यापार के अंग वस्तुओं की निर्माता उसे बड़ी मात्रा में वस्तुएं खरीद कर थोक या फुटकर व्यापारियों की उपभोक्ताओं में बेचा जाता है। तो इस प्रकार के दो व्यापार होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, थोक व्यापार और फुटकर व्यापार। तो स्टूडेंट ये जानना बहुत जरूरी है कि थोक व्यापार होते क्या है। थोक व्यापार के अंतर्गत उत्पादों को से बड़ी मात्रा में माल को क्रय करके फुटकर व्यापारियों को बेचा जाता है। और जो फुटकर व्यापारी होते हैं स्टूडेंट, उनका क्या काम होता है, जैसे कि फुटकर व्यापार के अंतर्गत थोक व्यापारी माल क्रय करके थोड़ी थोड़ी मात्राओं में उपभोक्ताओं को बेचा जाता है, तो वो उत्पादक, थोक व्यापारी, फुटकर व्यापारी, ठीक है, और उपभोक्ता कहलाते हैं। तो स्टूडेंट इस तरीके के जो टॉपिक होते हैं, जैसे कि थोक व्यापार और फुटकर व्यापारी में अंतर बताइए, ठीक है, इनकी परिभाषा दीजिए, डेफिनेशन दीजिए, बताइए कि थोक व्यापार क्या होते हैं, फुटकर व्यापार क्या होते हैं। तो आप इन दोनों को लिख सकते हैं, ठीक है, और साथ में आप इसको भी लिख सकते हो ताकि ये बहुत ज़्यादा आसान हो जाए। याद रखिएगा, सबसे पहले उत्पादक आता है, फिर उसके सेकंड नंबर पे थोक व्यापारी, फिर फुटकर व्यापारी, उसके बाद फिर उपभोक्ता आता है, ठीक है। जब आपके पास में प्रोडक्ट होगा तभी तो थोक व्यापारी उसे अपने गोदाम में इकट्ठा करेंगे, तभी तो फुटकर व्यापारी थोक व्यापारी से लेने आएंगे, और तभी उपभोक्ता फुटकर व्यापारी के द्वारा यानी कि अपना माल ले सकते हैं, खरीद सकते हैं, ठीक है, जो अपनी मर्जी से खरीदना चाहते हैं। इसके बाद आता है स्टूडेंट विदेश व्यापार। तो विदेश व्यापार जो होता है वो हमारा क्या होता है, सबसे पहले हम ये जानेंगे। ऐसे व्यापार जो दो अलग अलग देशों में मध्य होता है विदेश व्यापार कहलाते हैं, जैसे भारतवर्ष व रूस, चीन या अमेरिका के बीच होने वाला व्यापार। तो ये हमारे विदेश व्यापार के भेद होते हैं। आयात व्यापार, जब एक देश से दूसरे देश में माल खरीदता है तो यह आयात कहलाता है, ठीक है, यानी कि एक देश से दूसरे देश, याद रखिएगा। फिर उसके बाद निर्यात व्यापार क्या होता है, जब एक देश से दूसरे देशों के या फिर विदेशों में माल बेचता है तो उसे निर्यात व्यापार कहलाते हैं। निर्यात हेतु आयात थर्ड पॉइंट है, जब क्रेता देश द्वारा वस्तुओं का आयात स्थानीय उपयोग के लिए न करके विदेशों को निर्यात करके उद्देश्य से किया जाता है, तो ऐसे व्यापार का निर्यात हेतु आयात होता है। तो स्टूडेंट ये हमारे 3 पॉइंट थे विदेश व्यापार के, जो कि आपको जानना बहुत जरूरी है कि आयात व्यापार, निर्यात व्यापार और निर्यात हेतु आयात होते क्या हैं, ठीक है। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन बन करके आ जाते हैं। उसके बाद में देखिएगा स्टूडेंट हमारा क्या दे रखा है आगे, देशी व्यापार एवं विदेश व्यापार की तुलना किस तरीके से की जाती है। तो अभी मैंने आपको ऊपर देश विदेश के बारे में समझाया है, तो बिल्कुल सेम है, इसमें इसके क्षेत्र अलग अलग होते हैं। देशी व्यापार में केवल एक ही देश में किया जाता है, और विदेशी व्यापार में 2 देशों यानी कि एक देश से दूसरे देश में भी किया जा सकता है। भुगतान की मुद्रा, इनकी जो मुद्रा होती है वो अलग प्रचलित मुद्रा में लिया जाता है, ठीक है, लेकिन इनकी मुद्रा कुछ भुगतान से संबंधित रिलेटेड होती है। उसके बाद में क्रय विक्रय एवं आयात से एवं निर्यात, इसमें माल खरीद कर बिक्री का क्रय विक्रय किया जाता है, और इसमें माल खरीद कर बिक्री का क्रय विक्रय आयात और निर्यात कहलाता है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये है हमारा टॉपिक। इसके बाद में देखिएगा कि जो व्यापार होता है वो सड़क परिवहन द्वारा माल पर भेजना किस तरीके से किया जाता है, ठीक है। तो सड़क वाहनों के अंतर्गत ठेला, रिक्शा, बैलगाड़ी एवं मोटर ट्रक आदि से सम्मिलित किया जाता है। भारी एवं दूर भेजने के लिए मोटर ट्रक प्रयोग में लाया जाता है। इसके लिए माल की पैकिंग करके ट्रांसपोर्ट कंपनियों के कार्यालय में पहुंचा दिया जाता है। वहां से ट्रक द्वारा गंतव्य स्थान को माल भेज दिया जाता है। इसके लिए ट्रांसपोर्ट कंपनी एक रसीद देती है, जिसे दिखाकर माल छुड़ा लिया जाता है। तो कम दूरी पर माल का ठेला, बैलगाड़ी एवं रिक्शा आदि के द्वारा भेजा जा सकता है।
मतलब माल भेजने के लिए सड़क परिवहन की भी आवश्यकता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये भी हमारा मेन टॉपिक होता है। उसके बाद में जल वायु परिवहन का माल भेजना, यानी कि पानी में जहाज़ों के द्वारा जो माल भेजा जाता है वो कैसे भेजा जाता है। सड़क एवं रेलवे लाइन से दूर तथा नदियों व समुद्र के किनारे स्थित स्थानों को माल जल परिवहन द्वारा एवं कम वजन तथा अधिक मूल्य वाला माल वायुयान द्वारा भेजा जाता है। तो स्टूडेंट ये आपको पता होना चाहिए, जब भी सड़क वाहन बोला जाए तो यानी कि सड़क पर जो चलने वाले वाहन हैं उस पर वो हमारे वाहनों को यूज़ किया जाता है माल भेजने के लिए। लेकिन पानी और वायु जो हवाई जहाज होता है और जो पानी में वाहन चलाए जाते हैं नाव वगैरह, ठीक है, तो ये ऐसी चीज़ें हमारे वाहनों के लिए होते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा वजन होगा तो हमें सिंपल सी बात है बड़ा करना पड़ेगा जहाज। तो हमारी ये वायु जल तो सड़क और परिवहन दोनों ही एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं और इनके अलग अलग वाहन भी होते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिएगा रेलवे द्वारा माल भेजना। अब स्टूडेंट रेलवे द्वारा माल कैसे भेजा जाता है। रेलवे द्वारा माल दो प्रकार से भेजा जाता है, एक तो सवारी गाड़ी होती है, दूसरा माल गाड़ी होती है। ठीक है, तो सवारी गाड़ी जो होती है वो प्राय हल्का शीघ्र नष्ट होने वाला तथा मूल्यवान सामान भेजा जाता है। जैसे माल गाड़ी द्वारा अधिक वजन वाला व कम मूल्य का माल भेजा जाता है, जैसे कंकड़ पत्थर, कोयला, लोहा, लकड़ी। उसके बाद में ऐसे ही हमारा रेलवे द्वारा जो माल अपनी जोखिम पर अथवा स्वामी की जोखिम पर दोनों प्रकार से ले जाया जाता है। यदि माल टूटने फूटने वाला नहीं है तथा पैकिंग भी रेलवे के अनुसार होती है, तब रेलवे उस माल को अपनी जोखिम पर ले जाती है। जिसके विपरीत जिस माल को ठीक प्रकार से पैकिंग नहीं किया गया होता या जिसके शीघ्र टूट फूट जाने का, खराब होने का भय होता है, उस रेलवे माल की स्वामी का या माल भेजने वाले की जोखिम पर ही ले जाती है। तो स्वामी को जो जोखिम माल भेजने का यह तात्पर्य नहीं है कि रेलवे का उत्तरदायित्व समाप्त हो जाता है तो असावधानी बरती जाती है। तो वो किस कंडीशन पे होती है स्टूडेंट, जब हम कोई जोखिम भरा माल ले जाते हैं तब हमारा माल पकड़े जाने की होती है। तो इसमें रेलवे द्वारा माल भेजने की विधि भी जान लेते हैं। अब सबसे फर्स्ट नंबर पे पॉइंट पे है गाड़ी का निश्चय करना। तो गाड़ी का भी निश्चय ये पता होना चाहिए कि आप माल किस गाड़ी से भेजना चाहते हैं, मालगाड़ी है या वो फिर सवारी गाड़ी है। ठीक है, तो अगर हमारी मालगाड़ी है, सवारी गाड़ी है, तो दोनों के लिए अलग अलग प्राइस होंगे, रेट होंगे, कितनी महंगी होगी, कितनी सस्ती होगी, ये चीज़ देखनी होती है। ये निश्चय करना है हमें गाड़ी का निश्चय करने के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद में आता है सेकंड नंबर पे माल का सर्वेक्षण, पैकिंग। अब पैकिंग के बारे में बात की जा रही है तथा लेबल आदि लगाना होता है। तो स्टूडेंट पैकिंग किस माल की अच्छी करनी है, किसकी नहीं, जो खराब माल है उस पर लेबल किस टाइप का लगाना है। आपने देखा होगा जब भी कोई माल आप खरीदते हो तो पैकिंग हुए आते हैं माल। ठीक है, तो माल से ही, पैकिंग से ही हमें पता चल जाता है कि माल उसके अंदर कितना अच्छा होगा। साथ ही लेबल भी लगे हुए होते हैं, तो उस लेबल से भी हमें पता चल जाता है कि माल किस प्रोडक्ट का बना हुआ है। ठीक है, तो रेलवे द्वारा माल भेजने की अति आवश्यक है कि भेजी जाने वाली वस्तु का सर्वेक्षण अच्छी प्रकार से किया जाए, जिससे माल को डिब्बों में रखना तथा उतारने वाले वस्तु को खराब होने का भय न रहे। दूसरी कंडीशन ऐसी होती है यदि दूसरे माल की पैकिंग उचित प्रकार से नहीं की गई है तो रेलवे माल अपने जोखिम पर ऐसे माल को नहीं भेजती है। पैकिंग के ऊपर पाने वाले तथा भेजने वाले का नाम तथा पता बहुत ही स्पष्ट और साफ शब्दों में लिखा देना चाहिए। तो पैकिंग के ऊपर जो सूचक चिन्ह भी डाला जाता है, इसे माल छांटने में सुविधा होती है। और यदि भेजी जाने वाली वस्तु टूटने वाली हो तो पैकिंग पर आवश्यक निर्देश लिखे हुए होते हैं, सावधानी से रखें, टूटने वाला माल, कांच आदि। तो ये हमारा लिखा हुआ होता है लेबल पर, तो इसे हम पहचान लेते हैं कि हमारा माल किस टाइप का है। थर्ड उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है माल को रेलवे स्टेशन तक ले जाना। तो माल को रेलवे स्टेशन तक स्टूडेंट कैसे लेके जाएंगे कि माल की पैकिंग हो जाने पर उसे रेलवे स्टेशन तक ले जाया जाता है। इसके लिए कुली, बैलगाड़ी, ठेला गाड़ी, रिक्शा व ट्रक आदि की सेवाएं आवश्यकता अनुसार ली जा सकती हैं। माल के स्टेशन तक भेजने की व्यवस्था प्राय विक्रेता को ही करनी होती है। थर्ड पॉइंट पे नेक्स्ट में जो फोर्थ पॉइंट है उसे भी देख लेते हैं। माल भेजने के लिए प्रेषण करना, तो प्रेषण भरना। तो स्टूडेंट आपको ये भी पता होना चाहिए कि माल का प्रेषण किस तरीके से भरा जाता है। तो माल का प्रेषण भरने के लिए हमें नाम, पता, माल पाने वाले का नाम, पता, माल का ब्यौरा, संख्या, तोल चिन्ह, फिर ये सब चीज़ें हमारी डली हुई होती हैं। हमें माल किस तरीके से भेजना है, सवारी गाड़ी से या माल गाड़ी से, भाड़ा कौन चुकाएगा, पाने वाला या भेजने वाला, भाड़ा चुका दिया गया है या नहीं चुकाया गया है, ये आगे चुकाएगा।
उसका गंतव्य स्थान स्टेशन का नाम क्या होगा, माल भेजने के वाले के हस्ताक्षर हो रखे हैं या नहीं हो रखे हैं, तो इन सब की चीज़ों की जानकारी हमें पता होनी चाहिए। तो नेक्स्ट में आ जाते हैं स्टूडेंट 5th पॉइंट पर, जोखिम पत्र भरना। तो जोखिम पत्र भरने के लिए हमें एक प्रश्न पत्र के साथ ही में एक जोखिम पत्र भी भरना होता है। यह लिखा हुआ होता है कि माल किसकी जोखिम पर ले जाया जा रहा है, रेलवे की जोखिम पर या माल के स्वामी की जोखिम पर। तो दोनों प्रकार के जोखिम अलग अलग जोखिम पत्र कहलाते हैं। स्टूडेंट, जोखिम यानी कि जब कोई हम माल लेके जाते हैं, कांच का है या फिर किसी अन्य प्रोडक्ट का बना हुआ होता है, यदि वो टूट जाता है तो हमें कुछ ऐसे एक पत्र भरना पड़ता है जिसमें हमें ये बताना होता है कि हम इतने जोखिम भरे माल को किस तरीके से लेकर आए हैं और ये टूटा किस तरीके से है। 6 पॉइंट पर देख लीजिएगा, रेल भाड़ा, रेलवे द्वारा माल भेजना या रेल भाड़ा दिया जाता है। ये 2 प्रकार से दिया जा सकता है, पेशगी अथवा गंतव्य स्थान पर माल भेजने पर माल की क्रेता द्वारा, सवारी गाड़ी द्वारा माल भेजने पर मालगाड़ी की अपेक्षा अधिक भाड़ा लगता है। शीघ्र खराब होने वाली या हानिकारक वस्तुओं को भाड़ा रेलवे प्राय अग्रिम रूप से ही ले ली जा सकती है। तो जो रेल भाड़ा है स्टूडेंट, इसमें हमें पता होना चाहिए कि जो माल हमारा खराब हो रखा है या खराब होने वाला है तो हमें वो किस तरीके से ले जाना है, या फिर हमें कोई हानि तो नहीं हो रही है, तो इसका रेल भाड़ा भी हमें पता करना चाहिए। तो स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं 7th में दे रखा है रेलवे अधिकारियों की माल सुपुर्दगी देना। तो स्टूडेंट, रेलवे अधिकारी को माल की सुपुर्दगी भी देनी होती है, उस पर पूरी डाटा देना होता है। प्रेषण पत्र, जोखिम पत्र भरकर माल के साथ रेलवे अधिकारियों को दे दिया जाता है। रेलवे क्लर्क इनका माल से मिलान करता है, वह माल की तौल और संख्या आदि की जांच भी करता है तथा भाड़े की गणना करके उसे माल भेजने से यदि उसे ही भाड़ा चुकाना होता है तो भाड़ा वसूल करके माल को अपने कब्जे में रख लेता है। तो इसके लिए वे एक रसीद दे देता है जिसे रेलवे रसीद या बिल्टी कहते हैं। तो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि रेलवे बिल्टी किसे कहते हैं, रेलवे रसीद किसे कहते हैं, किसे कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, ये शॉर्ट में आता है स्टूडेंट, इसे आपको अच्छे से याद भी करना है। ठीक है, इसका जो 8 क्वेश्चन है ये इसी से रिलेटेड है स्टूडेंट, ये भी आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप अच्छे से याद रखिएगा कि रेलवे रसीद या बिल्टी प्राप्त करना किस तरीके से किया जाता है। तो रेलवे अधिकारी को माल की सुपुर्दगी करने पर एक रसीद प्राप्त होती है जिसे रेलवे रसीद या बिल्टी कहा जाता है। इसके निम्नलिखित बातों के उल्लेख भी हैं स्टूडेंट, माल भेजना, नाम पता, माल भेजे जाने वाले स्थानीय स्टेशन का नाम, गंतव्य स्टेशन का नाम, माल पाने वाले का नाम, माल का विवरण, तौल संख्या, भाड़े की राशि, भाड़ा चुकाना या अथवा नहीं चुकाना। तो सेम वही बात हो गई। तो स्टूडेंट, ये सब बातें हमें पता होनी चाहिए। उसके बाद में क्लास टॉपिक आ जाता है स्टूडेंट, क्या रेलवे बिल्टी बिन में साध्य प्रलेख है। तो ये स्टूडेंट मोस्ट क्वेश्चन है और ये लॉन्ग क्वेश्चन में बहुत आता है, तो ये भी आप जान लीजिएगा कि क्या होता है। तो रेलवे रसीद एक अर्ध विनिमय साध्य प्रलेख है, ये वेरी शॉर्ट में ऑप्शनल टाइप क्वेश्चन भी आ जाता है। तो इसमें एक विनिमय साध्यता, एक गुण नहीं पाया जाता। बेजान प्राप्तकर्ता का अधिकार दूषित न होना, भले ही बेजानकर्ता का अधिकार दूषित हो, अर्थात यदि इसके बेजानकर्ता का अधिकार दूषित हो जाता है तो प्राप्तकर्ता का अधिकार भी दूषित माना जाता है। तो उदाहरण के लिए माना राम हरि की बिल्टी चुराकर मोहन को बेजान कर देता है, मोहन उसे पूर्ण मूल्य चुकता करके सद विश्वास के साथ प्राप्त कर लेता है। तो इस दशा में मोहन स्वामित्व भी राम के स्वामित्व से अच्छा नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा? क्योंकि राम तो चोर कहलाएगा लेकिन मोहन भी चोर ही कहलाएगा स्टूडेंट। ठीक है, क्यों कहलाएगा? क्योंकि राम तो बिल्टी चोरी कर ही रहा है लेकिन मोहन के बेजान होने के बावजूद वो बिल्टी चोरी कर रहा है। ठीक है, तो दोनों ही चोर कहलाएंगे। उसके बाद में बिल्टी खो जाने पर क्या करें? ऐसा क्या करें कि हमारी अगर बिल्टी खो जाए वो हमें वापस छुड़ानी है तो हम किस तरीके से छुड़ाएंगे? तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए स्टूडेंट। यदि माल के क्रेता या प्राप्तकर्ता से रेलवे रसीद या बिल्टी खो जाती है तो उसके माल छुड़ाने के लिए क्षतिपूर्वक ब्रांड भरना पड़ता है, जिसे इमीडिएंटी बॉन्ड भी कहते हैं। तो क्या करना है स्टूडेंट इसमें हमें? यदि माल के क्रेता या प्राप्तकर्ता, उसके बाद में इसमें माल की सुपुर्दगी लेने वाला वह प्रतिज्ञा करता है कि माल का वास्तविक स्वामी और यदि उसका अधिकार दूषित सिद्ध कर दिया जाएगा तो माल मूल्य की क्षतिपूर्ति करेगा। तो इस प्रतिज्ञा पत्र पर उचित रूप से टिकट लगाया जाता है और साथ ही उसमें 2 सम्मानित प्रतिष्ठित व्यक्तियों के साक्षी के रूप में हस्ताक्षर भी कराए जाते हैं। यदि रेलवे अधिकारी संतुष्ट हो जाते हैं तो माल की सुपुर्दगी क्या कर देते हैं स्टूडेंट? दे देते हैं। और साथ ही क्या करेंगे? उनके जो संदेह है, उनका कोई भी संदेह है यानी कि
उसमें हस्ताक्षर कराने के बाद में जो सुपुर्दगी वो देते हैं उसमें संदेह उनका दूर हो जाता है और प्रेषक का पूछताछ करते हैं कि संतोषजनक उत्तर प्राप्त हो जाने पर माल की सुपुर्दगी दे देते हैं। इसी तरीके से 9th वाला टॉपिक है स्टूडेंट बीजक तैयार करना। तो माल भेजने के बाद माल के विक्रेता को बीजक बनाना होता है। इससे माल को कुल मूल्य तथा उस पर किए गए व्ययों का ज्ञान होता है। वह क्रेता और माल का विक्रय चुकाना होता है। यदि बल्टी बैंक या डाकघर से छुड़ानी होती है तो यह आवश्यक धनराशि का इंतजाम कर सकता है। तो माल से पहले बीजक पहुंचने की दशा में वह उसकी बिक्री का प्रबंध कर सकता है। इसमें विक्रेता भूल चूक लेनी देनी शब्द लिखकर अपने हस्ताक्षर भी लिखता है। ठीक है स्टूडेंट, आगे आगे आपको बीजक का एक चैप्टर भी मिलेगा जिसमें मैं आपको ये कराऊंगी कि बीजक क्या होता है, बीजक को किस तरीके से रेडी किया जाता है। तो ये आपको वहाँ पर बहुत अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर सिर्फ केवल उसके क्रेता और विक्रेता के बारे में दे रखा है, उसके बारे में जितना भी माल हम खरीदते हैं बेचते हैं उन सबको किस तरीके से करते हैं लिखते हैं। और लास्ट में हमें क्या लिखना पड़ता है, भूल चूक लेनी देनी, क्योंकि इतना सारा प्रोडक्ट होता है, इतना सारा हम खरीदते हैं बेचते हैं तो गलतियां हो ही जाती हैं। तो उसके लिए हमें क्या लिखना होता है, भूल चूक लेनी देनी। इसके बाद लास्ट टॉपिक है 10th वाला माल भेजने की सूचना। तो उपयुक्त कार्रवाई के उपरांत विक्रेता क्रेता व्यापारी को माल भेजने की सूचना देने के लिए पत्र लिखेगा। इस पत्र में यह लिखा जाता है कि आपका माल अमुक दिनांक को सवारी गाड़ी, मालगाड़ी या ट्रांसपोर्ट के द्वारा भेजा गया है तथा बल्टी वीपी डाक द्वारा अथवा चेक बैंक द्वारा इस पत्र के साथ भेजी जा रही है। इस सूचना में भेजा जाना इसलिए भी आवश्यक है जिससे कि माल का क्रेता माल की सुपुर्दगी तुरंत तैयार करने के लिए तैयार हो रहा है। ठीक है, यानी कि तुरंत तैयार हो जाता है। तो स्टूडेंट ये थी आज की वीडियो का जो टॉपिक था हमारा इम्पोर्टेंट, जो कि आपने अभी समझा। तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको कंटिन्यू मिलती रहे। थैंक यू।